नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम 2022 पर दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने भोपाल अहमदाबाद में इनस्पेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए भारत को और अधिक कुशल परमाणु ईंधन की आपूर्ति की। चीन ने चेतावनी दी कि वो ताइवान को लेकर युद्ध शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा। समृद्ध देशों ने विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में जलवायु सतत कृषि का समर्थन किया और खाद्य सुरक्षा की उपेक्षा की। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम 2022 पर दिशा निर्देश जारी किए। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। सीसीपीए उपभोक्ता मामले विभाग के तहत एक संस्था है। इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत की गई है। इसकी स्थापना कई मामलों के विनियमन के उद्देश्य से की गई है, जैसे कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर ये विनियमन करती है। इसके अलावा अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। ये दिशा निर्देश सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। इनके उल्लंघन के लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधान क्या हैं। गैर भ्रामक और मान्य विज्ञापन की शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत शुद्धता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला भ्रामक विज्ञापन नहीं होना चाहिए। विज्ञापन वैज्ञानिक रूप से मान्य होना चाहिए। इसके अलावा पेश किए गए दावों की सार्वभौमिक स्वीकृति होनी चाहिए। इनमें प्रलोभन विज्ञापन को परिभाषित किया गया है। साथ ही ऐसे विज्ञापनों के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। प्रलोभन विज्ञापन में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वस्तु, उत्पाद या सेवा को कम कीमत पर बेचने की पेशकश की जाती है। सैरोगेट विज्ञापन को प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा यदि उपभोक्ता पैकेजिंग या किसी अन्य अपरिहार्य लागत के लिए भुगतान करते हैं तो निःशुल्क दावा विज्ञापनों में किसी भी सामान, उत्पाद या सेवाओं को मुफ्त के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा। बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन अनुकरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित या प्रेरित करने वाले नहीं होने चाहिए। साथ ही खेल, संगीत या सिनेमा जगत की किसी हस्ती को उन उत्पादों के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जाएगा जिनके लिए किसी भी कानून के तहत स्वास्थ्य चेतावनी जरूरी होती है। भ्रामक विज्ञापन उल्लंघन करते हैं संभावित असुरक्षित उत्पादों और सेवाओं से रक्षा के अधिकार का, चुनने के अधिकार का और सूचित किए जाने के अधिकार का। प्रधानमंत्री ने भोपाल अहमदाबाद में इनस्पेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष उद्योग में निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना। इनस्पेस अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। यह अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा और साथ ही ये प्रक्षेपण गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस संस्था में तकनीकी, अकादमिक और उद्योग, कानूनी, सामरिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इनस्पेस का निर्णय अंतिम होगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा। ये गैर सरकारी निजी संस्थाओं की कई गतिविधियों को अनुमति देगा और उनकी निगरानी करेगा, जिसमें शामिल हैं अंतरिक्ष गतिविधियां। इनमें प्रक्षेपण यान और उपग्रहों का निर्माण तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। अंतरिक्ष अवसंरचना और परिसर को साझा करना और इसरो के नियंत्रण वाले परिसर के भीतर अस्थायी सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा नई अंतरिक्ष अवसंरचना और सुविधाओं की स्थापना करना जरूरी है तथा प्रक्षेपण अभियान और प्रक्षेपण की शुरुआत करना शामिल है। इनस्पेस के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई लाभ हैं। ये अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलेगा, जिससे उनकी भूमिका बढ़ेगी। विनियमों और प्रतिबंधों को हटाने से नवाचार एवं अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं को व्यापक रूप से सुलभ बनाएगा और ये अंतरिक्ष सुविधाओं के साझाकरण तथा इनकी स्थापना के माध्यम से संभव हो पाएगा।
रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए भारत को और अधिक कुशल परमाणु ईंधन की आपूर्ति की है। रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों के लिए TVS-2M परमाणु ईंधन की पहली खेप की आपूर्ति की है। ये अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी परमाणु ईंधन है। रूस वर्ष 1988 के एक अंतर सरकारी समझौते के तहत कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। बाद में वर्ष 1998 और 2008 में भी अनुवर्ती समझौते किए गए थे। परमाणु संयंत्र में परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे आम परमाणु ईंधन है रेडियोधर्मी धातु यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। TVS-2M ईंधन के लाभ ये हैं कि ये यूरेनियम की क्षमता को बढ़ाता है। इसका मलबा रोधी फिल्टर ईंधन बंडल को मलबे से होने वाले नुकसान से बचाता है। भारत ने 3 चरणों वाला महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम तैयार किया है। वर्तमान में दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित है। दाबित भारी जल रिएक्टरों को ईंधन प्रदान करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 है। चरण 1 में मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने इस तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और ये औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में है। वहीं चरण 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित है। ये पहले चरण से प्राप्त होने वाले प्लूटोनियम 239 को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग करता है। उपभोग से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग होता है। इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदक का उपयोग नहीं करता है। इसमें शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इस चरण में यूरेनियम 233 का निर्माण होता है और चरण 3 संबंधित है ब्रीडर रिएक्टर से। ये थोरियम आधारित रिएक्टर हैं। भारत के थोरियम भंडार का उपयोग ईंधन भरने के लिए किया जा सकता है। रिएक्टर के भीतर थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाता है और दूसरे चरण से प्राप्त यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। चीन ने चेतावनी दी है कि वो ताइवान को लेकर युद्ध शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि ताइवान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया तो वो युद्ध करने की घोषणा करने से पीछे नहीं हटेगा। चीन की ये चेतावनी सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज शांग्रीला संवाद शिखर सम्मेलन में सामने आई है। शांग्रीला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसमें इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। भारत भी इसमें भाग लेता है। ताइवान की सरकार का दावा है कि वो एक स्वतंत्र देश है। सरकार इसे आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य कहती है। हालांकि चीन इसे मुख्य भूमि से अलग हुआ अपना ही एक प्रांत मानता है। एक चीन सिद्धांत के तहत वो इसे मुख्य भूमि के साथ फिर से समेकित करने की आकांक्षा रखता है। एक चीन नीति चीन अमेरिका संबंधों की एक प्रमुख आधारशिला है। चीन की स्थिति के बारे में अमेरिकी कूटनीति में केवल एक चीनी सरकार को स्वीकार किया गया है। इस नीति के तहत अमेरिका ताइवान द्वीप की बजाय चीन को मान्यता देता है और चीन के साथ औपचारिक संबंध रखता है। हालांकि इस नीति के हिस्से के रूप में अमेरिका ताइवान के साथ भी एक अनाधिकारिक संबंध रखता है। भारत का पक्ष भी एक चीन नीति को मान्यता देने का रहा है। हालांकि वर्ष 2010 के बाद से भारत अपने आधिकारिक बयानों और दस्तावेजों में एक चीन नीति शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहा है। वैसे चीन के अन्य देशों के साथ विवादों की बात करें तो इसकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है। सेनकाकू दियाओ या दियाओ ताई द्वीप समूह, जो कि ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है, इस पर चीन, जापान, ताइवान दावा कर रहे हैं। इसके अलावा पार्सल और स्प्रिटली द्वीप समूह, जो कि दक्षिण चीन सागर में अवस्थित हैं, इस पर चीन और अन्य राष्ट्र दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करने वाले देश हैं चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, स्कारबोरो शुआल पार्सल द्वीप, स्प्रिटली द्वीप, चीन की 9 डैश लाइन, फिलीपींस, ब्रुनेई। समृद्ध देशों ने विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में जलवायु सतत कृषि का समर्थन किया और खाद्य सुरक्षा की उपेक्षा की। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 में विकसित देशों ने नए मुद्दों पर परिणामों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन मुद्दों में सतत कृषि और खाद्य प्रणालियां शामिल हैं। हालांकि भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने गरीब देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान खोजने जैसे लंबित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। विकासशील देशों ने विकसित देशों के कई सिद्धांतों की अनदेखी पर भी प्रकाश डाला है, जिनमें शामिल है साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, CBDR, विशेष और विभेदक व्यवहार यानी SNDT, और CBDR तथा SNDT विकासशील और गरीब देशों के लिए लचीलापन और नीतिगत स्थान सुनिश्चित करते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं विश्व व्यापार संगठन में प्रमुख मुद्दों और मतभेद के बिंदुओं के बारे में। इन मुद्दों के तहत कृषि सब्सिडी की गणना के लिए एक नए तरीके की मांग कर रहे हैं। वहीं विकसित देश संयुक्त प्रस्ताव पर शामिल होने से इनकार कर रहे हैं।
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के मामले में विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के लिए PSH से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि विकसित देशों का रुख ये है कि अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा ये तय किया जाना चाहिए। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एक नीतिगत साधन है। इसका उपयोग सरकारें जरूरत पड़ने पर अनाज खरीदने, भंडारित करने और वितरित करने के लिए करती हैं। वहीं ट्रिप्स अधिकारों में छूट की बात करें तो विकासशील देश महामारी से निपटने के लिए टीका और उपचार करने के लिए ट्रिप्स छूट की मांग कर रहे हैं, जबकि विकसित देश निर्यात प्रतिबंध और बाजार पहुंच में वृद्धि की मांग का समर्थन कर रहे हैं। मत्स्य सब्सिडी पर विकासशील देशों का कहना है कि सुदूर जल में मत्स्य नहीं हो रहा है तो गरीब देशों को सब्सिडी में कटौती से छूट दी जाए, जबकि विकसित देशों का कहना है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका विकासशील देशों के लिए व्यापक छूट के खिलाफ हैं। WTO में सुधार पर विकासशील देशों का मत है कि सर्वसम्मति सिद्धांत और विशेष तथा विभेदक व्यवहार का जारी रहना सुनिश्चित किया जाए। वहीं विकसित देशों का कहना है कि विश्व व्यापार संगठन के सर्वसम्मति के सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए और निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। अगली खबर UNSC से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2023-24 कार्यकाल के कई देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसमें शामिल है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। इन देशों का कार्यकाल वर्ष 2022 के अंत में समाप्त हो रहा है। UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। भारत ने सुरक्षा परिषद में अपना 2 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2021 में शुरू किया था। ये UNSC में कुल मिलाकर भारत का 8वां कार्यकाल था। UNSC के कार्यकाल के दौरान भारत नॉर्म्स यानी कि एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए अभिविन्यास, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम नामक थीम के तहत 5 प्राथमिकताओं पर कार्य कर रहा है। UNSC में भारत द्वारा केंद्रित प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। UNSC के बाहर कार्यरत अभिकर्ताओं को शामिल करके आतंकवाद रोधी उपायों को और अधिक प्रभावी बनाना, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल का आधुनिकीकरण और इसे अधिक समावेशी बनाकर अधिक प्रभावी शांति बहाली, चुनावी जवाबदेही के माध्यम से सुरक्षा परिषद निर्णय प्रणाली को और अधिक मानव केंद्रित बनाना। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन करना। एक अन्य सुर्खियों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित संकल्प को अपनाया और इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। ये संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी सहित आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचारों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति वाले स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। गैर स्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए हैं। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 तथा पूर्वी यूरोप से 1। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग। पिछले वर्ष से केंद्रीय सूचना आयोग ने RTI मामलों के लंबित रहने की घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की है। CIC एक सांविधिक निकाय है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से ज्यादा सूचना आयुक्त होते हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वर्ष 2019 में संशोधन के बाद केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए कार्यकाल की अधिसूचना जारी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हाल ही में भारत ईरान की आलोचना करने वाले एक संकल्प से अलग रहा है। इस संकल्प में ईरान द्वारा उसके परमाणु कार्यक्रम और अन्य प्रक्रियाओं के निरीक्षण के लिए IAEA के अनुरोधों की उपेक्षा किए जाने के कारण निंदा की गई है। IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति की शुरुआत वर्ष 1953 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा में आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस संबोधन से हुई थी। ये परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। ये परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान करता है। IAEA को वर्ष 2005 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूएस ट्रेजरी मुद्रा निगरानी सूची। अपनी मुद्रा प्रथाओं के कारण भारत सहित 12 देश निगरानी सूची में शामिल हैं। ये एक तरह का लेबल है। इसे अमेरिकी सरकार उन देशों पर आरोपित करती है जो अनुचित मुद्रा प्रथाओं में संलग्न होते हैं। उदाहरण के लिए डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करना। इसके तहत 3 में से 2 मानदंडों को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को निगरानी सूची में रखा जाता है। पहला है अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष हो। दूसरा 12 माह की अवधि में जीडीपी के कम से कम 2% के बराबर एक भौतिक चालू खाता अधिशेष हो और लगातार एक पक्षीय हस्तक्षेप हो, यानी कि जब विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद बार बार की जाती हो तो इसको एक पक्षीय हस्तक्षेप कहा जाता है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड। गृह मंत्रालय ने नेट ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल में कटौती की है। नेट ग्रिड का उद्देश्य भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करना है। नेट ग्रिड परियोजना को 26/11 के हमले के परिणाम स्वरूप वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये आतंकवादियों, आर्थिक अपराधों और इसी तरह की घटनाओं की जानकारी के लिए एक सहज तथा सुरक्षित डेटाबेस के रूप में संकल्पित है। ये रियल टाइम डेटा के साथ संदिग्धों को ट्रैक करने में मदद करता है। साथ ही आव्रजन, बैंकिंग, व्यक्तिगत करदाताओं तथा हवाई और ट्रेन यात्रा जैसी वर्गीकृत सूचना तक पहुंच स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है। नेट ग्रिड डेटाबेस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आसूचना ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आदि सहित प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध होगा। यूज एंड फाइल प्रक्रिया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यूज एंड फाइल प्रक्रिया का विस्तार किया है। इसके तहत जीवन बीमा कर्ताओं को पूर्व अनुमोदन के बिना नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। आपको बता दें कि इरडा ने पूर्व में भी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ साथ सामान्य बीमा कवर में भी इस प्रकार की छूट प्रदान की थी। इससे उभरते बाजार की आवश्यकताओं के लिए अधिक तीव्र अनुक्रिया, पॉलिसी धारकों के लिए अधिक विकल्प और भारत में बीमा व्यवसाय के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। तीव्र रेडियो प्रस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट, FRBs। खगोलविदों ने एक FRB की सूचना दी है। इसकी विशेषताएं पूर्व में ज्ञात सभी अन्य FRBs से अलग हैं। प्रथम फास्ट ब्रीडर बर्स्ट को वर्ष 2007 में खोजा गया था। FRBs रेडियो तरंगों के चमकीले प्रस्फोट होते हैं। इनकी अवधि मिलीसेकंड स्केल में होती है और इसी वजह से इनका पता लगाना और आकाश में इनकी अवस्थिति निर्धारित करना कठिन होता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र वाले खगोलीय पिंड रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। FRBs की उत्पत्ति का कारण अज्ञात है। साथ ही उनकी उपस्थिति का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ब्राउन कॉटन, भूरा कपास। भूरा कपास या कंडू देशी कपास की एक स्थानीय किस्म है। ये अपने प्राकृतिक भूरे रंग के कारण लोकप्रिय है। भूरा कपास वर्षा पर निर्भर कपास की एक किस्म है। दक्षिण भारत का पर्यावरण इसके लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक रूप से उगने वाले भूरे रंग के कपास कीट और सूखा प्रतिरोधी होते हैं। भूरे कपास के मामले में रंगाई की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि इसमें डाई का प्रयोग सीमित होता है और जल का उपयोग कम होता है। साथ ही अपशिष्ट जल कम मात्रा में उत्पन्न होता है और रसायनों की कम खपत होती है। इसका फैब्रिक गैर एलर्जी प्रकृति का होता है। साथ ही इसमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने का भी विशेष गुण होता है। अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइडोसिस एक दुर्लभ बीमारी है। ये रोग तब होता है जब एक असामान्य प्रोटीन अमाइलॉइड मानव शरीर के किसी अंगों में बनने लगता है। आमतौर पर ये प्रोटीन शरीर में अनुपस्थित होता है। यह असामान्य प्रोटीन अंगों के आकार और कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अमाइलॉइड्स किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति के लिए द्वितीयक हो सकता है या फिर प्राथमिक रोग के रूप में भी मानव शरीर में विकसित हो सकता है। अमाइलॉइड हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, प्लीहा और शरीर के अन्य भागों में जमा हो सकता है। ये अंग की विफलता जैसी जानलेवा स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अमाइलॉइडोसिस नामक इस रोग का कारण अब तक अज्ञात है। अमाइलॉइडोसिस के विभिन्न प्रकार भी हैं। कुछ वर्तमान में प्रचलित हैं, जैसे कि लाइट चेन, AA, डायलिसिस से संबंधित और ट्रांसथायरेटिन।
अगला है चिलोनाइडिस फैंटास्टिकस। इसका शाब्दिक अर्थ है शानदार विशालकाय कछुआ। इसे आमतौर पर फर्नांडीना द्वीप गैलापागोस विशाल कछुआ कहा जाता है। इस प्रजाति को अब तक केवल एक ही सदस्य प्रजाति से ही जाना जाता था, जिसे वर्ष 1906 में खोजा गया था। वर्ष 2019 में जीवित पाए गए एक विशालकाय कछुए का संबंध वर्तमान में गैलापागोस प्रजाति से होने की पुष्टि की गई है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये पादप और जीव प्रजातियों की प्रभावशाली उपस्थिति के लिए विख्यात है। ये द्वीप यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जिम्बाब्वे, यहाँ की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति दरों में 130% से अधिक की वृद्धि हो गई है। ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके पश्चिम में बोत्सवाना, उत्तर में जाम्बिया, पूर्व में मोजाम्बिक और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका स्थित है। जिम्बाब्वे की करीबा झील आयतन के मुताबिक विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है। यहाँ की सबसे लंबी नदी जाम्बेजी है और उच्चतम बिंदु माउंट इनियांगिनी है। वेलेडो जावारी, अमेजन वर्षावन। हाल ही में एक ब्रिटिश पत्रकार वेलेडो जावारी से लापता हो गया है। वेलेडो जावारी ब्राजील के अमेजन वर्षावन का हिस्सा है। ये ब्राजील तथा पेरू के बीच सीमा का निर्माण करता है। यहाँ 14 अलग अलग स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ आधुनिक विश्व से अलग रह रही जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। ये कोकीन के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मार्ग में स्थित है। साथ ही बढ़ती हिंसा, सोने की अवैध खोज और अवैध शिकार आदि से ग्रस्त है। वेलेडो जावारी अमेजन वर्षा वन की मुख्य नदियां हैं जावारी, जो कि अमेजन की एक सहायक नदी है, पार्डो और क्विक्सिटो आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।